हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगज़ेब और जैसे कि आपको पता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुतालिक एक बाकायदा वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के लिए बाकायदा एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हम सेक्शन 46 के मुतालिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो सीरीज़ का मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ कि ना सिर्फ न्यू कमर्स जो स्टूडेंट होते हैं जिनको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मुश्किल लगता है उनके लिए आसानी, बल्कि साइलिन के लिए भी एक ऐसी वीडियो है ये जिसके ज़रिए वो कानून को समझ सकते हैं और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो मामलात अदालतों में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर अदालतों में इस्तेमाल होते हैं कवानीन, उन कवानीन को समझने में भी आसानी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सबसे पहले देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मोबाइल नंबर, ऑफिस विज़िट या इसी यूट्यूब या फेसबुक चैनल के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये वीडियोस आप ना सिर्फ खुद देखें बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेक्शन 46 प्रिसेप्ट्स मतलब अहकामात। अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर द कोर्ट विच पास द डिक्री में, जिसके हक में डिक्री पास की गई है माने डिक्री होल्डर, अदालत डिक्री होल्डर की दरख्वास्त पर वेनेवर इट थिंग्स फिट, अगर वो मुनासिब समझती है, इशू अ प्रिसेप्ट टू एनी मतलब कोई अहकाम जारी कर सकती है other court which would be competent to execute such decree to attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the precept, के दूसरी अदालत को हुक्म सादर कर सकती है कि एग्जीक्यूशन मतलब फैसले पर अमल दरामद के दौरान जिसके हक में फ़ैसला दिया गया है उसकी एप्लीकेशन पर जिस अदालत की हदूद में अगर जजमेंट डेप्टर जिसके खिलाफ फैसला आया है उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है, मिल्कियत, तो उसको ज़ब्त करने का हुक्म दे सकती है और ये बाकायदा स्पेसिफाइड किया जाएगा मतलब बताया जाएगा हुक्मनामे में। 2. द कोर्ट टू विच अ प्रिसेप्ट इज सेंट शैल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन रिगार्ड टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। द कोर्ट टू विच अ प्रिसेप्ट इज सेंट मतलब अगर किसी अदालत को हुक्म जारी किया गया है, शैल प्रोसीड टू अटैच ज़ब्तगी करेगी, द प्रॉपर्टी इन द मैनर वो मालियत जो कि बताई गई है इस तरीके से जिस तरीके से एग्जीक्यूशन मतलब अमल दरामद के लिए डिक्री जारी की गई है। प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर अ प्रिसेप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 months। यहाँ मज़ीद ये कि कोई भी अगर ज़ब्तगी होती है तो वो ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी, unless the period of attachment is extended by an order of the court, जब तक कि उसको मज़ीद हवालगी या कब्ज़े में रखने का हुक्म नहीं सादर करती अदालत विच पास द डिक्री जिसने डिक्री पास की है, और unless before the determination of such attachment the decree has been transferred to the court, जब तक कि उसका फैसला मुकम्मल नहीं होता। ट्रांसफ़र टू द कोर्ट जिस अदालत को मुंतकिल की गई है डिक्री, बाय विच द अटैचमेंट हैज़ बीन मेड एंड द डिक्री होल्डर हैज़ अप्लाइड फॉर एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी, जब तक अदालत की तरफ से बाकायदा मुकम्मल फ़ैसला नहीं आ जाता जिसको डिक्री मुंतकिल की गई है कि वो जो एप्लीकेशन दी गई है डिक्री होल्डर की जानिब से प्रॉपर्टी को बेचने की उससे मुतल्लिक फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक अटैचमेंट जारी रहेगी और उसका फ़ैसला अदालत की जानिब से दिया जाएगा। तो इस सेक्शन के मुताबिक प्रिसेप्ट मतलब अहकामात। अब प्रिसेप्ट अहकामात कौन से? हम मिसाल के तौर पर एक प्लेंटिफ हैं जिनके हक में डिक्री जारी की गई है और इस बात का खदशा है कि अगर जिसके खिलाफ डिक्री पास की गई है वो प्रॉपर्टी आया अपने नाम से हटाकर किसी और के नाम पर कर दे, ट्रांसफ़र, सेल या लीज, पावर ऑफ अटार्नी, तो उस सूरत हाल से बचने के लिए अदालत को एप्लीकेशन दी जा सकती है, दरख्वास्त की जा सकती है कि वो इस तरह के अहकामात को रोकने में मददगार साबित हो और जब तक
मुकम्मल एग्जीक्यूशन मतलब अमल दरामद नहीं हो जाता तब तक डिफेंडेंट या फिर जजमेंट डेप्टर के खिलाफ हुक्मनामा सादर करे, और ये ना सिर्फ खुद कर सकती है बल्कि दूसरी अदालत को भी हुक्म भेज सकती है। तो बढ़ते हैं आगे और मज़ीद बहस से मौजू लाते हैं सेक्शन 47 क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। अगर कोई सवालात या फिर एतराज़ात उठाए जाते हैं तो उसी अदालत की तरफ से हल किए जाएंगे, बताए जाएंगे जो एग्जीक्यूटिंग मतलब अमल दरामद करवा रही है डिक्री पर। ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज़, अगर किसी भी किस्म के सवालात जन्म देते हैं पार्टीज़ के दरमियान, टू द सूट मुकदमे में, इन विच द डिक्री वाज पास्ड, जिस मुकदमे में डिक्री पास की गई है, आर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर वर्सान या नुमाइंदगान, एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन अमल दरामद की सूरत में, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री के बाकायदा अमल दरामद की सूरत में या फिर उसके डिस्चार्ज की सूरत में, शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। जो अदालत अमल दरामद करवा रही है वही उसी डिक्री के जो सवालात खर्चात थे उनका हल निकालेगी और दूसरा कोई केस दाखिल नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे सब सेक्शन 2 की जानिब, और इसमें आप देख सकते हैं कि द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन treating a proceeding under this section as a suit or a suit as a proceeding, and may if necessary or order payment of any additional court fees। अगर अदालत की जानिब से बाकायदा एक मुकदमा चलाया जाता है दोबारा से एक मुकदमा की सूरत हाल सूट में आ जाती है, मुकदमे में उसको चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर उस सूरत में एडिशनल कोर्ट फ़ी का मुतालबा कर सकती है अदालत। सबसेक्शन 3 वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी, सच क्वेश्चन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमाइन द कोर्ट। अगर एक सवाल जन्म लेता है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगान या नुमाइंदा है किसी पार्टी का इस मुकदमे में, तो उस सूरत हाल में इसका जवाब अदालत खुद तयन करेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, लेकिन इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने किसी भी किस्म के सवालात ऑब्जेक्शंस जन्म लेते हैं तो उसका जो हल, उसका जो सॉल्यूशन है वही अदालत निकालेगी जो अमल दरामद करवा रही है। तो बढ़ते हैं आगे, और इसके मुतालिक अगर आपको किसी भी किस्म के सवालात या फिर आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं पर्सनली भी, जो मैंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड के ज़रिए मोबाइल नंबर दिया, या फिर इसी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं और अपने सवाल जवाब हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे मज़ीद सेक्शन 48 48वें सेक्शन लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, अमल दरामद के लिए मुकर्ररा वक्त। आप ऊपर इसमें टाइटल देख सकते हैं इस सेक्शन का। सेक्शन 48 एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टेन केसेस, बाज़ मुकदमात में अमल दरामद ममानत या फिर अमल दरामद की ममानत बाज़ केसेस में। सब सेक्शन 1 वेयर एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूट अ डिक्री not being a decree granting an injunction has been made, where application to execute a decree, सॉरी मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा है कि where application to execute a decree, अगर कोई दरख्वास्त दी गई है एग्जीक्यूशन के मुतालिक, not being a decree, अगर वो डिक्री नहीं है, granting an injunction, अच्छा यहाँ पर आपको याद रहे कि इंजेक्शन मतलब जो स्टे आर्डर होता है अंडर आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत ये डिक्री नहीं होती। नो ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम डिक्री शैल बी मेड अपॉन एनी फ्रेश एप्लीकेशन प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 ईयर्स। अगर किसी भी मुकदमे में आर्डर नहीं हुआ एग्जीक्यूशन के लिए
तो कोई भी फ्रेश मुकदमा दाखिल नहीं किया जाएगा उसकी लिमिटेशन मतलब 6 साल के बाद। अब मिसाल के तौर पर अदालत ने एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर नहीं किया या फिर एक इंजेक्शन जारी की गई है, तो उसमें जो टाइम पीरियड मुकर्रर किया गया है वो 6 साल तक का है। 6 साल तक अगर चैलेंज नहीं किया गया कि इसमें डिक्री का ऑर्डर क्यों नहीं हुआ, तो उस सूरत में 6 साल के बाद मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता। द डेट ऑफ द डिक्री साट टू बी एग्जीक्यूटेड, अगर एग्जीक्यूशन होनी थी जिस तारीख से, उस तारीख से लेकर 6 साल तक एप्लीकेशन नहीं दी गई तो अमल दरामद नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगी। और वेयर द डिक्री और एनी सब्सिक्वेंट ऑर्डर डायरेक्ट्स एनी पेमेंट ऑफ मनी, या फिर किसी भी सूरत में डिक्री जारी की गई है जिसमें पैसों के अदायगी के लिए, आर द डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू बी मेड एट अ सर्टेन डेट, अगर किसी मुकर्ररा तारीख पर डिलीवरी मतलब हवालगी होनी थी किसी मालियत की मिल्कियत की, आर एट रिकरिंग पीरियड्स या के दौरान, द डेट ऑफ द डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट, अगर पेमेंट पैसे देने में डिफ़ॉल्ट हो गया है, और डिलीवरी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द एप्लीकेंट सीज टू एग्जीक्यूट द डिक्री। इस सूरत हाल में अगर मुकर्ररा तारीख के बाद जो कि बताई गई ऊपर 6 साल की मुद्दत है, उसके बाद एप्लीकेशन दी जाती है तो वो एप्लीकेशन नहीं कंसीडर की जाएगी, मतलब उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, इस सेक्शन के मुताबिक, टू प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम ऑर्डरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, अदालत की जानिब से अगर कोई एग्जीक्यूशन के मुतालिक ऑर्डर किया जाता है डिक्री पर, अपॉन एन एप्लीकेशन प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट टर्म ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के बाद अगर कोई एप्लीकेशन पेश की जाती है तो उस पर अमल ऑर्डर करने से अदालत को नहीं रोका जा सकता। वेयर द जजमेंट डेप्टर हेज बाय फ्रॉड, जहां पर जजमेंट डेप्टर ने फ्रॉड के जरिए और फोर्स ताकत के बलबूते पर प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री एट द सम टाइम विद इन 6 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, 6 साल के मुद्दे तक अगर जजमेंट डेप्टर ने इन जो ऊपर बताए गए हालात हैं, फ्रॉड, फोर्स या फिर उस पर अमल दरामद को रोका है 6 साल तक, तो उस सूरत में आर टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द आर्टिकल 183 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908, या फिर लिमिटेशन एक्ट या फिर उसके जो लिमिटेशन मतलब मुकर्ररा मुद्दत को का वक्त पूरा करने के लिए, होने के लिए या पूरा करवाने के लिए उसने कुछ मज़ामत का मुजाहरा किया है, तो उस सूरत हाल में 6 साल के मुकदमे 6 साल के वक्त के बाद भी एप्लीकेशन दी जा सकती है या फिर उस पर अमल दरामद किया जा सकता है। अब इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि 6 साल के अरसे तक अगर उस पर ऑर्डर नहीं हुआ एग्जीक्यूशन का या फिर इंजेक्शन जारी की गई है, और उस सूरत में 6 साल तक प्लेंटिफ या किसी डिफेंडेंट या कोई भी पार्टी जिसकी जानिब से मुकदमे में कोई भी शमूलियत हो, तो उसने 6 साल तक कोई भी ऑर्डर या इंजेक्शन के बाद ना तो कोई एप्लीकेशन दी या कुछ इस तरह की मुतहरकी दिखाई, तो उस सूरत में 6 साल गुजरने के बाद एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती एग्जीक्यूशन के लिए और ना ही एग्जीक्यूशन हो सकेगी। लेकिन सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर फ्रॉड, फोर्स या फिर एग्जीक्यूशन पर अमल दरामद को रोकने की कोशिश की गई है, तो उस सूरत में 6 साल का टाइम पीरियड, 6 साल का मुकर्ररा वक्त के बाद भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेक्शन आपको बाकायदा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सेक्शन 49 की जानिब। सेक्शन 49 ट्रांसफरीज एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, कानूनी नुमाइंदगान या फिर ट्रांसफरीज जिनकी जानिब से ट्रांसफरी
हुई है। तो सेक्शन 49 ट्रांसफरी, एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज इफ एनी विच द जजमेंट डेप्टर माइट हैव इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री होल्डर। ट्रांसफरी मतलब अगर तो किसी के खिलाफ मुंतकिल की गई है डिक्री, तो उस सूरत में जो तरीक़ेकार होगा वो किस इस तरह से होगा कि एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री, अगर किसी डिक्री के खिलाफ ट्रांसफरी हुई है, मुंतकिली हुई है, शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट, के उस सूरत में उसके जो सब्जेक्ट मतलब अख्तियारात, ज़िम्मेदारियाँ, टू द इक्विटीज़ मतलब ज़िम्मेदारियाँ। अब इक्विटी आपको पता है कि जो कि लीगल मैगज़म है, जिसके माना है कि बराबरी के बुनियाद पर अगर कोई आ जाती है, बराबरी के बुनियाद पर सब्जेक्शन डिक्री हो जाती है ट्रांसफरी, विच द जजमेंट डेप्टर जिसके खिलाफ जजमेंट आई है, माइट हैव इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री होल्डर के खिलाफ वो बाकायदा से एक इस्तेमाल कर सकता है। डिक्री ट्रांसफरी को अब सादा अल्फाज में या फिर मैं अपनी ज़बान में समझाने की कोशिश करूं कि ट्रांसफ़र ये होता है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है और वो फिर खुद बाद में मर जाता है, उसके जो कानूनी वर्सान हैं या फिर जो जिसके ख़िलाफ़ ट्रांसफ़र की गई है एक डिक्री, तो उस सूरत में वो बाकायदा से एक बराबर के हुकूक रखता है। उनके अख्तियारात, जो अख्तियारात के अलावा जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बराबर के बुनियाद पर होंगी। अब मिसाल के तौर पर एक जजमेंट डेप्टर जो बाद में बन जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कानूनी वारिस, तो उसको भी इस तरह के अख्तियारात या उसकी बराबरी होंगी जिस तरह से वो पहले वाले जजमेंट डेप्टर मतलब उसके जो डिफेंडेंट थे केस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सादा सी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन, सवाल आप पूछना चाहें तो ईज़िली मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बढ़ते हैं सेक्शन 50 की जानिब, और सेक्शन 50 में बताया गया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कानूनी वारसान या कानूनी वारिस। अब आप मुझे यहाँ पर एक सादा सी बात समझाएं, बताएं। आपसे एक सवाल है कि हमारे जो कानून साज हैं, जैसे मैं हमेशा तनकीद करता रहता हूँ, तनकीद बराए इस्लाह, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन जो ऊपर दिया गया सेक्शन है 49 ट्रांसफरी से पहले आनी चाहिए थी या फिर बाद में, क्योंकि मुझे तो लगता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन या इसकी जो समझाई गई वजाहत डेफिनेशन है वो ट्रांसफरी से पहले आनी चाहिए थी, ताकि फिर हमें ट्रांसफरी ईज़िली आ जाती समझ में। क्योंकि हमारे जो कुछ नाअहल कानून साज हैं, कुछ कह रहा हूँ मैं, सारे नहीं कह रहा, जिनकी वजह से ना तो अदालतें सही काम अख्तियारात इस्तेमाल कर पा रही हैं या ना ही कोई हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है वही सही चल रहा है। बहरहाल तो कानून साजी में उम्मीद करते हैं और मेरे इस वीडियो पैगाम के ज़रिए किसी न किसी कानून साज या कानूनदान को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये जो सजेशन मैं दे रहा हूँ वो बाकायदा अमल दरामद की तलबगार हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 50। सेक्शन 50 लीगल रिप्रेजेंटेटिव कानूनी वारिस। वेयर अ जजमेंट डेप्टर डाइज, जजमेंट डेप्टर जिसके खिलाफ फैसला दिया गया है उसकी मौत वाक़ हो जाती है बिफोर द डिक्री हैज़ फुली बीन सेटिस्फाइड, अगर डिक्री पर मुकम्मल अमल दरामद से पहले। द होल्डर ऑफ द डिक्री में अप्लाई टू द कोर्ट, जिसके हक में डिक्री दी गई है वो अदालत को दरख्वास्त दे सकता है, विच पास डेट टू एग्जीक्यूट द सेम अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड, के जो कानूनी वारसान हैं, बच्चे हैं, उनके खिलाफ एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन दे सकता है अदालत में। सबसेक्शन 2, वेयर द डिक्री इज़ एग्जीक्यूटेड, डिक्री अगर अमल दरामद मुकम्मल हो चुकी है अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कानूनी वसान के खिलाफ, ही शैल बी लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड,
कि जो वफात पा चुके डिफेंडेंट हैं, तो ये जो डिक्री है या फिर एप्लीकेशन है, इसका दायरा कार सिर्फ़ और सिर्फ जो डिफेंडेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी मिल्कियत के हद तक होगा जो उनकी प्रॉपर्टी थी, विच हैज़ कम टू हिज हैंड्स, जो कि कानूनी वर्सान या वारिस के हाथ में गई है, एंड हैज़ नॉट बीन ड्यूली डिस्पोज्ड ऑफ, जब तक कि उस पर बाकायदा डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। एंड फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining such liability, the court executing the decree may of its own motion or on the application of the decree holder compel such legal representative to produce such accounts as it thinks fit। अगर अदालत समझती है कि मुतवफ़ी ने किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी या फिर अकाउंट्स छोड़े हुए हैं या मालियत या मिल्कियत कानूनी वारसान के पास मौजूद है, तो अदालत खुद से या फिर जिसने दरख्वास्त दी है डिक्री होल्डर ने, उसके कहने पर रिकॉर्ड मंगवा सकती है। सिंपल से इसकी डेफिनेशन यही बनती है कि मतलब कानूनी वारिस सेक्शन 50 के मुताबिक कानूनी वारसान वो होंगे जिनके खिलाफ अदालत अमल दरामद की जो डिक्री पास की गई है उस पर अमल दरामद करवा सकती है। और अगर डिसीज्ड की कोई प्रॉपर्टी या कोई मालियत मिल्कियत मौजूद है तो उसकी रिकॉर्ड मंगवा सकती है खुद से या फिर दरख्वास्त पर। तो ये भी इजी एक सेक्शन है सेक्शन 50, और ये काम का सेक्शन है जो कि आपको काम आएगा, और ये बाकायदा अदालतों में इस्तेमाल होने और अमल में आने वाले सेक्शंस हैं जिनमें सेक्शन 50। तो बढ़ते हैं आगे, और इसमें आपको मज़ीद अगर किसी भी किस्म का मिसाल रहनुमाई चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 51 की जानिब। सेक्शन 51 प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन, अमल दरामद का तरीक़ेकार। सेक्शन 51 में आप देख सकते हैं कि पावर्स ऑफ कोर्ट मतलब अदालत के इख्तियारात टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन, अमल दरामद को यकीनी बनाने के अख्तियारात। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, अगर कोई शर्त व शराइत हैं, एंड लिमिटेशंस हदूद मुकर्रर की गई हैं, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड बयान किए गए। द कोर्ट में अदालत ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर के दरख्वास्त पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, एग्जीक्यूशन की डिक्री पर अमल दरामद के लिए ए बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, डिलीवरी मतलब हवालगी के लिए दरख्वास्त अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, मतलब कोई हवालगी प्रॉपर्टी मालियत की मिल्कियत की डिक्री होल्डर के हक़ में। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ अदालत ने डिक्री दी है, पास की है कि कोई मखसूस अमाउंट दी जाए डिक्री होल्डर को, तो वो अदालत का अख्तियार है कि हवालगी करवा सकती है, डिलीवरी करवा सकती है प्रॉपर्टी की। बाय अटैचमेंट एंड सेल और बाय सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, के बाय अटैचमेंट मतलब जब्तगी, एंड सेल बेच के, और बाय सेल विदाउट अटैचमेंट या बगैर जब्त किए हुए बेच सकती है, ये अदालत का अख्तियार है। सी तो बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन, गिरफ्तारी या फिर जेल हवालगी के अख्तियारात भी हैं अदालत को एग्जीक्यूशन में। डी बाय अपॉइंटिंग रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। इन सच अदर मैनर इज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर, या फिर दूसरी सूरत हाल जो कि रिलीफ ग्रांट करने की ज़रूरत के लिए ज़रूरी है, तो इस तरह के अख्तियारात अदालत को हैं। प्रोवाइडेड दैट execution by detention in prison shall not be ordered unless after giving the judgment debtor an opportunity of showing cause why he should not be committed to prison, the court for reasons recorded in writing is satisfied। के डिटेंशन इन प्रिजन मतलब जेल हवालगी तब तक नहीं करेगी जब तक कि बाकायदा शोकाज जारी नहीं किया जा सकता, और उससे पूछा जाएगा कि आपको जेल हवालगी क्यों ना की जाए, और ये बाकायदा रिकॉर्ड करेगी अपने रीजंस। इज़ सेटिस्फाइड जब तक कि वो मुतमईन नहीं हो जाती। दैट द जजमेंट डेप्टर विद द ऑब्जेक्ट आर इफेक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग आर डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री,
कि जजमेंट डेप्टर मतलब जिसके खिलाफ फैसला आया है वो जानबूझकर एक एतराज़ उठा रहा है या फिर उसकी मतलब डिक्री के अमल दरामद में मुश्किलात पैदा कर रहा है, उसकी अमल दरामदगी की एग्जीक्यूशन की, इज़ लाइकली टू एक्सकॉन्ड उसके फ़रार होने के, आर लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या फिर उसके मफरूर होने के इम्कानात हैं। He has after the institution of the suit in which the decree was passed dishonestly transferred, concealed or removed any property of his, मतलब कि केस दाखिल होने के बाद या फिर डिक्री पास के बाद डिसऑनेस्टली बदनीयती से ट्रांसफर्ड, कंसील्ड या फिर ट्रांसफ़र कर दिए, कंसील्ड मतलब छुपा दिए, रिमूव कर दी है, एनी पार्ट किसी भी किस्म के पार्ट प्रॉपर्टी आर कमिटेड एनी अदर एक्ट ऑफ बेड फेथ इन रिलेशन टू हिज प्रॉपर्टी, मुल्कियत के बाकायदा किसी भी के हिस्से को छुपाया है, फ्रॉड किया है या बदनीयती पर नुकसान पहुंचाया है, देट द जजमेंट डेप्टर हिज और हिज हेड सिंस द डेट ऑफ द डिक्री के बाद द मीन्स टू पे द अमाउंट ऑफ द डिक्री के जो अखराजात हैं वो अदा करने से मुकर गया है, आर सम सब्सटेंशियल पार्ट देयर ऑफ एंड रिफ्यूज आर निगलेक्ट्स आर इज रिफ्यूज्ड आर निगलेक्टेड टू पे द सेम, या फिर किसी भी किस्म के अखराजात या पैसे अदा करने से मुकर्रर गया है, नहीं दे रहा या जानबूझकर निगलेक्ट मतलब अवॉइड कर रहा है, जानबूझकर पैसे नहीं दे रहा। सी दैट द डिक्री इज फॉर अ सम विच द जजमेंट डेप्टर वाज बाउंड इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी टू अकाउंट, या फिर किसी भी किस्म के जजमेंट डेप्टर को बाउंड था मतलब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो बाकायदा से फिड्यूशियरी कैपेसिटी में जवाबदाह हो, अपने असासे ज़ाहिर करे, लेकिन वो नहीं कर रहा, तो उस सूरत में अदालत के अख्तियार आते हैं कि वो उसको जेल भेज सकती है या जेल हवालगी करवा सकती है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन या समझने की या पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक सिंपल सा सेक्शन है जिसके तहत अदालत को अख्तियार आते हैं कि वो किसी की प्रॉपर्टी डिलीवर करवा सकती है, सेल कर सकती है, बेच सकती है, या फिर किसी को जेल हवालगी करवा सकती है। तो ये थी मुकम्मल वीडियो जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किए, और सेक्शन 51 तक बाकायदा हमने डिस्कस किया, और इस पर रिसर्च करने के बाद हम इसको बाकायदा समझा है, और आगे भी मज़ीद इसको समझेंगे और स्टार्ट करेंगे सेक्शन 52, जो आप देख सकते हैं कि एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कानूनी वर्सान के ख़िलाफ़ डिक्री पर अमल दरामद का तरीक़ेकार हमें बताया गया है सेक्शन 52 की जानिब से, जो कि अगली वीडियो में हम इस पर बाकायदा और तफसीली गुफ्तगू करेंगे, तफसीलन बात करेंगे। और इस वीडियो को यहीं सेक्शन 51 तक एंड करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, दोबारा से मैं आपको बताता चलूं कि सेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन 2 की पहली वीडियो है। सेक्शन 2 के बाद फिर आगे मुख्तलिफ सेक्शंस तक एक वीडियोस बनाई हुई है, और ये वीडियो सेक्शन 51 तक महदूद है। सेक्शन 52 से अगली वीडियो बाकायदा से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आपके लिए आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी किस्म की कानूनी रहनुमाई चाहिए, केस दाखिल करने या फिर केस चलाने या मुकदमे में कानूनी रहनुमाई चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपके सवालात के मुकम्मल जवाब दूंगा और आपकी कानूनी रहनुमाई करूंगा। बहैसियत कौम आपके लिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि कानून पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी ताकीद करें। ये वीडियो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि अदालतें जो एक जस्टिस इंडेक्स मतलब इंसाफ के जो एक इंडेक्स बनाई गई है आलमी सतह पर, उसमें बहुत पीछे चली गई है। और वजह यही है कि हमारी जो आम आवाम है उनको कवानीन का पता नहीं, जो कि सवालात
ना तो वो खुद उनको पता है, ना ही वो अदालतों या फिर किसी और से सवालात करते हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर कोई किसी जज से सवाल किया जाता है तो तौहीन अदालत लग जाती है। बहरहाल इस तरह के जो नज़रियात हैं हमें उनको ज़ाया करना पड़ेगा और आगे तरक्की के लिए हमें इंसाफ के तकाज़ों को आसान बनाना पड़ेगा। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोस में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और आपसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां से हम सेक्शन 52 स्टार्ट करेंगे। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।